हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 6 की हम एनसीईआरटीज कर रहे थे। हमारा हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 11, बिल्डिंग पेंटिंग्स एंड बुक्स। बिल्डिंग पेंटिंग्स एंड बुक्स का चैप्टर हम कर रहे थे और सॉरी, एक टॉपिक यहाँ पर रह गया था छोटा सा, जल्दी जल्दी में निकल गया था, नज़र से उतर गया था। मेटलर्जी का, इसको हम अभी डिस्कस कर लेंगे। चलिए डिस्कस कर लेते हैं, बाकी हम पीछे समराइज़ कर लेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था पार्ट 1 में। मेटलर्जी बेसिकली क्या है? मेटलर्जी का मतलब होता है मेटल्स की स्टडी करना, यानी जो साइंटिफिक स्टडी होती है मेटल्स को या उनके यूजेस को लेके जो भी स्टडी होती है वो कहलाती है, पूरी स्टडी को कहलाया जाता है मेटलर्जी। ठीक है, तो कुछ हमारे जो भारतीय मेटलर्जिस्ट रह चुके हैं मेड मेजर कंट्रीब्यूशन टू द मेटलर्जिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो उनका एक अमूल्य योगदान रहा है, इंडियन मेटलर्जिस्ट जो रहे हैं उनका एक अच्छा खासा योगदान रहा है हमारी मेटलर्जी हिस्ट्री में, वर्ल्ड की अपना अपना उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। आर्कियोलॉजिकल जो एक्सकेवेशन, यानी जो कहा जाए कि वो जो पुरातत्व वेद की जो खुदाई होती है, एक्सकेवेशन जो होते हैं, उन्होंने खुदाई के दौरान जो था शो करा था कि ये हड़प्पन जो थे वो बहुत ही उम्दा तरह के क्राफ्ट पर्सन थे, क्राफ्ट मैन थे, और उन्हें बेहतरीन नॉलेज थी कॉपर मेटलर्जी की। यानी कॉपर जो एक मेटल होता है उसकी स्टडी, उसके साइंटिफिक स्टडी को, उसके इस्तेमाल की उनको भरपूर जानकारी थी हड़प्पन टाइम पीरियड के क्राफ्टमैन्स को। ठीक है, उन्होंने जो था ब्रॉन्ज बना दिया था कॉपर और टिन को मिक्स करके, यानी कॉपर और टिन को एक प्रॉपर सफिशिएंट जितना भी रिक्वायर्ड रेशियो चाहिए होता है उसके ही अकॉर्डिंग उसको मिक्सअप करके जो है उन्होंने एक मेटल बना लिया ब्रॉन्ज नाम का। तो बेसिकली जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो हमारा ब्रॉन्ज एज का टाइम पीरियड कहलाता है। यानी कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से, जो हड़प्पन जो होता है वो बिलोंग करते हैं ब्रॉन्ज एज से, या हड़प्पन सिविलाइजेशन कहें या हड़प्पन्स कहें, वो ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो उनकी आने वाली जो पीढ़ी थी वो बिलोंग करती है आयरन एज से। अच्छा, तो ब्रॉन्ज एज बेसिकली का जो टाइम पीरियड है ना वो अराउंड जो है वो 3300 BCE से, बिफोर कॉमन एरा से लेके 1300 BCE तक है। यानी कि 2000 साल का ये टाइम पीरियड है बिफोर कॉमन एरा का, जिसमें ब्रॉन्ज एज माना जाता है। और उसके बाद जो आने वाला टाइम पीरियड था, यानी कि 1300 साल के बाद का जो टाइम पीरियड था वो अराउंड हम 1200 BCE के आसपास ही जाते हैं। तो वो आपका टाइम पीरियड रहा है आयरन एज का। ठीक है, लोह युग जिसे कह सकते हैं। इंडिया प्रोड्यूसेस हाईली एडवांस टाइप ऑफ आयरन। अच्छा, इंडिया में जो टाइप ऑफ आयरन, जो एडवांस टाइप ऑफ आयरन जो प्रोड्यूस होता है वो होता है, एक फोर्स्ड आयरन कहलाता है, एक रॉड आयरन होता है और एक कास्ट आयरन होता है। ये 3 तरह की इस आयरन की यहाँ पर उन्होंने बात करी है, तो ये इंडिया प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ लिया, हमारा टॉपिक छूट गया था तो हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। आयरन पिलर के बारे में पढ़ा था, जो कि एक एग्जैक्ट एग्जाम्पल, जो कि एक बहुत ही रिमार्केबल एग्जाम्पल था मेटलर्जी का। ठीक है, उसके अलावा हमने ये देखा था कि जो बिल्डिंग्स बनी थी उसमें किस तरह के पत्थर और किस तरह की ईंटों का इस्तेमाल होता था। हमने ये स्तूपा की इमेज को थोड़ा सा एनालाइज करा था, पढ़ने की कोशिश करी थी कि कैसे ये बनता है, इसके आसपास प्रदक्षिणा पथ के बारे में, उसकी रेलिंग्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना था। उसके बाद हमने जो था ये हमने एक मोनोलिथ की इमेज देखी थी, इसको थोड़ा समझने की हमने कोशिश करी थी। एक टेम्पल हमने यहाँ पर ये देखा था भीतरगांव उत्तर प्रदेश का। उसके बाद हमने ये दुर्गा टेम्पल देखा था अहोल का, जो कि 1400 साल पहले बनाया हुआ था, इसके बारे में हमने थोड़ा पढ़ा था। स्तूपास और टेम्पल्स किस तरीके से बनाए जाते थे, इसको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कराया जाता था, कौन इसका खर्चा उठाया करता था और इसमें किस किस लोगों का कंट्रीब्यूशन था, इसके बारे में हमने पढ़ा था। इमेज हमने ये देखी थी कि एक जैन मोनेस्ट्री है ओडिशा की, इसके बारे में भी हमने देखा था। और यहीं तक पढ़ते पढ़ते हमने चैप्टर को, अपने इस चैप्टर के बिल्डिंग्स के टॉपिक को कंक्लूड कर दिया था। ठीक है, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पेंटिंग्स का, चित्रकारी का जिसे कहा जाता है। ठीक है, आपको बखूबी पता है अजंता कहाँ पर है, मैप 7 में आप देख लेंगे तो वैसे भी आपको बखूबी पता है कि अजंता कहाँ पर पड़ता है। लोकेशन आपको पता ही होगी इंडिया के मैप में। ये एक प्लेस थी जहाँ पर हमें सेवरल केव्स देखने को मिली थी, हॉलोड आउट ऑफ अ हिल ओवर सेंचुरीज, यानी कि सैकड़ों साल पहले जो पहाड़ियाँ थी उनको अंदर खुदाई करी गई थी, उनको उन पहाड़ियों को अंदर से काटा कराया था, काटने के बाद उनको हॉलो कर दिया गया था, खोखला कर दिया गया था, जो हम एग्जैक्ट टर्म यूज करें तो पहाड़ियों को अंदर से खोखला कर दिया गया था और केव बना दी गई थी, गुफाएं। ठीक है, तो ये गुफाएं जो थी वो कुछ लोगों के लिए मोनेस्ट्रीज हुआ करती थी, बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए, एंड सम ऑफ देम वर डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स। यानी यहाँ पर इन गुफाओं में जो हम कहेंगे ना आर्टिफिशियल केव्स थी,
इनको कार्व आउट करके हॉलो कर दिया गया था और इनके अंदर जो थे वो बुद्धिस्ट मॉन्क रहा करते थे। जो हमने पीछे पढ़ा था कि वो मेडिटेशन यहाँ पर करा करते थे, यहाँ पर वो रहा करते थे, जैसे कि मोनेस्ट्री अभी हमने पीछे ओडिशा की देखी थी, वैसे ही यहाँ पर की बात कर जा रहे हैं कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए वो मोनेस्ट्रीज का काम करती थी। कुछ सम एग्जाम्पल्स, और उनको पेंटेड भी करा जाता था, मैंने बताया नहीं, यहाँ पर डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स, कि उनके अंदर चित्रकारियाँ भी होती थी, जिसकी आपको एक ये पेंटिंग यहाँ पर नजर आ रही है, ये अजंता की, ये अजंता की ये पेंटिंग्स हैं। आप देख रहे हैं इसमें कितना ब्यूटीफुल तरीके से कलरिंग करी गई है। बनाना अलग होता है, लेकिन एक कलरिंग करना वो भी एक अलग ही एक यूनिक प्रोसेस हुआ करता था। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एज केव्स आर डार्क इनसाइड, भाई जाहिर सी बात है, आप खोखला कर रहे हो तो अंधेरा है, वहाँ पर रोशनी तो है नहीं, क्योंकि वो अंदर से खोखली थी और अंधेरी थी, तो वहाँ पर जो था वो टॉर्चेस का इस्तेमाल करा जाता था जब पेंटिंग्स बनाई जाती थी। टॉर्चेस का मतलब आज की टॉर्च नहीं, वो बल्ब और सेल वाली टॉर्च नहीं, मशाल की बात कर रहे हैं, वो टॉर्चेस की बात कर रहे हैं जो मशालें जलाई जाती थी और रोशनी करी जाती थी, और रोशनी करने के बाद वहाँ पर पेंटिंग्स होती थी उन गुफाओं की दीवारों पर, जिसकी चित्रकला आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। कलर इतने विविड थे, इतने बेहतरीन थे, विभिन्न तरह के कलर थे, 1500 साल पहले इस्तेमाल करे गए थे, और वो कलर बने थे कैसे, प्लांट से, और जो मिनरल्स थे, जो खनिज थे और जो पौधे थे, उनसे वो कलर बनाए गए थे। आर्टिस्ट जिन्होंने ये काम किया, जिन्होंने ये स्प्लेंडेड एक दिन बेहतरीन उम्दा काम किया है, इनकी आर्ट तो हमें नजर आ रही है, लेकिन बनाने वाले कौन थे, ऐसी कलाकारी चित्रकारी करने वाले पर्सन कौन थे, वो आर्टिस्ट कौन थे, इसके बारे में भैया हमें कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, वो हमारे लिए एक तरीके से कहेंगे अनसंग आर्टिस्ट हैं, उनकी हमें कुछ पता ही नहीं कि भैया कौन था, एक गुमनाम शख्स था, किसने ना जाने कैसे कलर बना दिए, जो 1500 साल पहले बनाई हुई पेंटिंग के आज भी झलक में हमें नजर आते हैं। उन पेंटिंग गुफाओं के अंदर हमें वो चित्रकारियाँ आज भी देखने को मिलती हैं, वो कलर हमें आज भी देखने को मिलते हैं। इमेज आपको एक और नज़र आ रही है, नीचे एक इमेज नज़र आ रही है, ये बेसिकली अगर कहा जाए तो ये एक तरीके से जो हमारा जो गुफा रही होगी, गुफा के टॉप का जो पॉइंट होता है, जो कहते हैं एकदम बिल्कुल जो शिखर के जस्ट नीचे का हिस्सा होता है ना, वहाँ का उसका पेंटिंग से कुछ लग रहा है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है कि फिगर इमेज में क्या चीज़ है। लेकिन आप कलरिंग देखें, इसमें कलरिंग कितनी बेहतरीन तरीके से करी गई है और किस तरीके का अंदर एक डिज़ाइन दिया गया है, ये कितना हमें यूनिक लग रहा है। ठीक है, तो पेंटिंग्स का भी हमारा टॉपिक यहाँ पर अभी कवर अप हो गया। अब हमारा ये टॉपिक बचा हुआ है वर्ड्स ऑफ द बुक, किताबों का। देखिए, बिल्डिंग्स का और जो पेंटिंग्स का है ना टाइम पीरियड, उसमें आपको इसलिए मिल जाती हैं, उनकी एविडेंसेस आपको इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि इनका टाइम पीरियड बहुत होता है। भाई पत्थर एक घर बनाती हैं तो आपका वो भी घर कम से कम जो है वो आप भी आज देख रहे होंगे, तो जो कोठियाँ बनी हुई होती हैं वो 100 साल पुरानी कोठियाँ होती हैं, वो पुराने टाइम की कोठियाँ होती हैं जो आज भी चलती रहती हैं। तो ऐसे ही उस टाइम पीरियड में जो स्ट्रक्चर बनते थे वो इतने भारी पत्थरों से बनते थे कि वो आज भी हमें उनके रिमेन्स या हमें वो आज भी स्ट्रक्चर आज भी मौजूद मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका रेनोवेशन करना बहुत आसानी हो जाती है, आप उसको आसानी से प्रिजर्व कर सकते हो। पेंटिंग्स गुफाओं के अंदर बनाई हुई थी तो वो भी आज भी इस टाइम पे प्रिजर्व हैं। लेकिन अगर हम बात करें बुक्स की, तो इनको प्रिजर्व करना, इनके अंदर के कंटेंट को रिकॉर्ड करना, ये थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। क्यों? क्योंकि किताबें इतनी जल्दी मतलब किताबों का एक टाइम पीरियड जो होता है ना, वो इतना लंबा नहीं होता कि उनको प्रिजर्व रखा जा सके। उनके ख़राब होने के चांसेस होते हैं, कहीं दीमक लग जाए, किसी तरह का कोई वो नुकसान हो जाए, आग फायर में जल जाए, तो वो वहाँ पे वो सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो वर्ड्स ऑफ बुक्स में यहाँ पर कह रहे हैं कुछ बेस्ट नोन, यहाँ पर आपको एपिक्स भी देखने को मिलेंगे जो उस टाइम पीरियड में लिखे गए थे, एंशिएंट टाइम पीरियड में जो लिखे गए थे, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 1400-1800 साल पहले की बात, जब ये मंदिर बन रहे थे। तो उस टाइम पीरियड में कुछ चीज़ें जो थी वो एपिक्स भी, कहानियाँ भी, महाकाव्य जैसे कहा जाता है, वो लिखे जाते थे। एपिक्स जो हुए थे बहुत ही ग्रैंड थे, बड़े ही बड़े बड़े एक ग्रंथ हुआ, पूरे एक बहुत बड़े बड़े कहानियाँ हुआ करती थी, लॉन्ग कंपोजिशंस होती थी, बहुत लंबी लंबी उनकी कहानियाँ हुआ करती थी, अबाउट हीरोइक मैन और वुमेन हुआ करते थे, बड़ा ही हीरोइक एक कैरेक्टर दिखाया जाता था उन एपिक्स में, जिसमें कुछ स्टोरीज भी होती थी गॉड्स को लेकर। ठीक है, ऐसा ही एक फेमस तमिल एपिक है जिसका नाम है सिलप्पादिकरम, सिलप्पादिकरम कह लें, सिलप्पादिकरम कह लें, ये अपने प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। हम इसे यहाँ पे लेके चलते हैं सिलप्पादिकरम। एक तमिल एपिक था जो कि कंपोज करा था किसने, इलैंगो नाम के एक पोएट ने, करीब 1800 ईयर पहले, 1800 साल पहले ये एक पोएट थे जिनका नाम था इलैंगो। इन्होंने एक तमिल एपिक को जो है वो कंपोज करा था। ये एक स्टोरी थी मर्चेंट की जिसका नाम था कोवलन, जो कि पुहार में रहता था। पुहार के बारे में भी हमने पीछे डिस्कस करा था कि पुहार जो है वो एक ईस्ट कोस्ट पे आपका एक पोर्ट हुआ करता था, बंदरगाह, जहाँ से सामान की लोडिंग और अनलोडिंग हुआ करती थी। वो कोवलन जो था वो एक
कोर्टिसियन नाम, महादेवी नाम की एक कोर्टिसियन थी, उसके प्यार में, उसके चक्कर में, उसके प्यार में गिर गया था। कोर्टिसियन बेसिकली एक तरीके हिंदी में इसकी जो टर्म यूज करी गई है वो एक वैश्या टाइप का टर्म यूज करा गया है। बेसिकली कहा जाए तो एक प्रोस्टिट्यूट, ठीक है। तो उसके प्यार में ये गिर गया और उसने अपनी वाइफ जिसका नाम था कन्नगी उसको नेग्लेक्ट कर दिया। अब वो यही होता है भाई, प्यार के चक्कर में पड़ेंगे तो नुकसान तो कर देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर थी, उसने नेग्लेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद कुछ टाइम गुजर गया होगा तो कोवलन और जो उसकी वाइफ थी कन्नगी वो पुहार छोड़ के जो है वह मदुरई चली गई। मदुरई में उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लग गया चोरी का, झूठा चोरी का इल्ज़ाम लग गया और कोर्ट ज्वेलर ने लगाया वो ऑफ पांडे किंग का। पांडे किंग का जो एक कोर्ट ज्वेलर था उसने उस पर चोरी का एक इल्ज़ाम लगा दिया, झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। राजा ने उसे जो है वो डेथ सेंटेंस सुना दिया। कन्नगी जो थी, जो कि स्टिल लव हिम, जो फिर भी उसे प्यार करती थी, क्योंकि उसे धोखा तो दिया था, उसने धोखा दिया था उसे, क्योंकि वो मधाबी के चक्कर में पड़ गया था। तो उसको धोखा देने के बावजूद भी वो उसे प्यार करती थी और काफ़ी चिंता थी और बहुत ही गुस्से में थी जो उसके साथ, उसके हस्बैंड के साथ या उसके साथ जो इंजस्टिस हुआ उसको लेके वो बहुत गुस्से थी। और उसने पूरी एंटायर सिटी को, मदुरई को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया अपने उसी गुस्से में, और न जाने उसने क्या प्लानिंग करी होगी, ठीक है। अब यहीं पर जो एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है इसको आप जरूर पढ़िएगा। तो ये सिलाई-पाठ्यक्रम का जो डिस्क्रिप्शन है वो बताता है कि जो वो कन्नगी ने जो फील किया हस्बैंड की डेथ के बाद, उसका जो भी एक वार्तालाप रहा होगा अपने आप से, उसने बात करी होगी, उसने गॉड को बेसिकली इसमें लगाया कि क्या ऐसा कोई गॉड नहीं है, कि ऐसा, मतलब उसने व्याख्या करी प्रॉपर तरीके, एक तरीके से, कि उसका जो हस्बैंड चला गया था उसके साथ जो इनजस्टिस हुआ था उसको लेके उसने पूरा एक डिस्क्रिप्शन दिया है जो आपको इस सिलाई-पाठ्यक्रम की तमिल लिपिक में देखने को मिल जाएगा। हम इसको यहीं छोड़ देते हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। एक और तमिल एपिक मिलता है जिसका नाम है मणिमेकलाई, जो कि सतनार नाम के पोएट ने जो है वो इसे कंपोज किया था 1400 ईयर्स अगो, 1400 साल पहले। ये स्टोरी जो है वो डिस्क्राइब करता है कोवलन की और महादेवी की डॉटर की, कोवलन और महादेवी की जो बेटी थी उसकी स्टोरी को बयान करता है कि एक ब्यूटीफुल कंपोजिशन है वो लॉस्ट टू स्कॉलर फॉर मेनी सेंचुरीज। ये ब्यूटीफुल कंपोजिशन जो काफ़ी सेंचुरीज पहले जो था वो स्कॉलर्स के हाथ से खो गया था, टिल देयर मैन्युफैक्चर्ड, जब तक कि उसके बाद, क्योंकि 100 साल पहले ही, कुछ टाइम पहले, 100 साल पहले ही कहें तो ये मैन्युस्क्रिप्ट दोबारा से रीडिस्कवर हुआ और बाद में हमें पता चला इस मणिमेकलाई की स्टोरी के बारे में, मणिमेकलाई नाम की तमिल लिपिक के बारे में। दूसरे ऐसे बहुत से राइटर्स गुजरे हैं, जैसे कि कालिदास के बारे में हमने पीछे पढ़ा था चैप्टर 9 में, जिन्होंने अपनी संस्कृत में सारी काव्यों को लिखा है, सारी एपिक्स को अपनी संस्कृत में लिखा हुआ है। एक वर्स भी आपको यहाँ पर सुनने को मिलेगा मेघदूत के नाम पर, मेघदूत का नाम का वर्स है वो, ये जो है वो बताते हैं कि कालिदास की एक बेस्ट पोएम थी जिसका नाम था मेघदूत, जिसमें वो मॉनसून को एक तरीके से प्रेडिक्ट कर रहे हैं और उसकी जो मॉनसून में जो विंड ब्रीज कर रही, जो हवा बह रही है, उसको वो एक तरीके से मैसेंजर के रूप में देख रहे हैं कि दो लवर्स के बीच में जो सेपरेशन हो गया है, जो दो लवर्स हैं उनके बीच में सेपरेशन हो गया है और उनके बीच में एक जो है वो मैसेजिंग हो रही है, एक वार्तालाप चल रही है। तो वो उस विंड के थ्रू जो है वो उस चीज़ को डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको भी आप बखूबी पढ़िएगा, ये भी इसमें आपको समझने को कुछ ना कुछ मिलेगा। हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग कैसे होती थी। जो पुरानी कहानियाँ आपको देखने को मिल, जो अभी हमें कहानियाँ जैसे ही मिली हमें, अभी जैसे ये हमें कौन सी कहानी मिली थी, अभी हमें जो मिली थी ये मणिमेकलाई की कहानी मिली है, ये हमें जो कंपोजिशन मिला है सिलाई-पाठ्यक्रम का। तो इनको रिकॉर्ड और प्रिजर्व करने की क्या कहानी थी इन स्टोरीज को। तो एक a number of Hindu religious stories that were in circulation earlier were written down around the same times। तो हिंदू रिलीजियस स्टोरीज थी जो सर्कुलेट होती थी उस टाइम पीरियड में, उनको लिख लिया जाता था। दिस इंक्लूड्स द पुरानाज, और दीज इंक्लूड दी पुरानाज, और ये पुरानाज में इंक्लूड थी। पुरानाज क्या होता है, बेसिकली वर्ड निकल कर आ रहा है, पुराना का मतलब था ओल्ड, यानी कि पुराना यानी कि प्राचीन, तो वहीं से ये लिटरली मीनिंग निकल कर आया है ओल्ड। तो पुराना हम वैसे पुराण कहते हैं, पुराण। तो पुराण जो होते हैं वो कंटेन करते हैं स्टोरीज अबाउट द गॉड एंड गॉडेसेस, जैसे कि विष्णु, शिवा और दुर्गा, पार्वती, इन गॉड और गॉडेस के ऊपर स्टोरीज बनी हुई हैं पुराणों में। ऑल्सो कॉमन डिटेल भी यहाँ पर आपको मिलती है कि किस तरीके से इनकी वर्शिप होती थी, साथ ही साथ किस तरीके से इन्होंने पूरे विश्व की संरचना करी, एंड अबाउट द किंग्स के बारे में जो भी हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ से सारी मिलती हैं, इस तरीके की जानकारियाँ मिलती हैं पुराणास के थ्रू। पुराणास जो हैं वो सिंपल संस्कृत में लिखे जाते थे, सिंपल संस्कृत वर्स में लिखे जाते थे। वर्स मतलब एक तरीके का स्टेटमेंट कहा जाएगा, संस्कृत का पूरा एक स्टेटमेंट होता है, उसको हम वर्स कहेंगे, तो संस्कृत वर्स हो जाएगा वो। एंड वर मेंट टू बी हर्ड बाय एवरीबडी, और उसे हर कोई सुनता था। दे आर प्रोबेबली रिसाइड इन टेम्पल्स बाय प्रीस्ट एंड पीपल केम टू लिसन टू देम, और सब लोग इसे सुना करते थे, लेकिन प्रीस्ट जो थे
वो इसे रिसाइट करा करते थे। रिसाइट करने का मतलब होता है जब आप देख के किसी चीज़ को रीड कर रहे हो, रिसाइट कर रहे हो, तो मतलब उनको, क्योंकि कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड थी। अब ये पुराणास में जो बातें लिखी गई थी ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रीस्ट वगैरह देख के पढ़ सकते थे, लेकिन बाकी लोग जो ऑर्डिनरी पीपल्स थे वो सिर्फ सुना करते थे इनको। ठीक है, तो पीपल जो आते थे वहाँ पर वो इन पुराणास में लिखी हुई बातों को जो है वो सुना करते थे। दो संस्कृत एपिक भी आपको बखूबी पता है, महाभारत और रामायण बहुत ही पॉपुलर रहे। इनके ऊपर बाकायदा सीरियल बने हैं, आपने बखूबी देखे भी होंगे बहुत से सीरियल, इन दोनों के दो सीरियल आपने ज़रूर देखे होंगे। कुछ फैमिलियर स्टोरीज भी हमें मिलती हैं। महाभारत जो है वो एक युद्ध है, महाभारत जो है वो एक वॉर की कहानी है जो कौरवास और पांडवास के बीच में हुई थी, जो बेसिकली कजिन्स थे। ठीक है, और उनकी लड़ाई इस वजह से हुई थी क्योंकि जो कुरुस था, कुरुस का जो सिंहासन था जिसकी कैपिटल थी हस्तिनापुर, यानी क्रूज की जो कैपिटल थी हस्तिनापुर, उसका कंट्रोल गेन करने के लिए दोनों कजिन्स में यानी कौरवास और पांडवास के बीच में युद्ध हो गया जिसका नाम पड़ गया महाभारत। ठीक है, तो स्टोरी इट सेल्फ वॉज ओनली ऑड वन, वॉज एन ओल्ड वन, बहुत पुरानी कहानी है, बट वॉज रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच वी नो इट टुडे अबाउट 1500 ईयर्स अगो। यानी आज जिस फॉर्मेट में हम ये कहानी महाभारत की देखते हैं ना, ठीक है, तो ये इसी फॉर्मेट में मिलती है जिस फॉर्मेट में लिखी हुई थी। यानी 1500 साल पहले जिस फॉर्मेट में ये कहानी लिखी हुई हमें मिलती है वही फॉर्मेट की कहानी आज भी हम देखते हैं 1500 साल पहले की। दोनों ही पुराणास और महाभारत इनको कंपाइल करा था किसने? व्यास ने, वेद व्यास ने जो था वो इनको महाभारत को और पुराणास को जो है वो कंपाइल करा था। कंपाइल का मतलब जोड़ा था। भगवत गीता अबाउट विच यू लर्न इन चैप्टर 8 के बारे में जिसमें आपने पढ़ा था भगवत गीता में, ये भी जो है वो इंक्लूड होती है, वॉज ऑल्सो इंक्लूड इन महाभारत, ये भी इसी में इंक्लूड होती है। भगवत गीता भी जो है वो महाभारत में ही इंक्लूडेड है। भगवत गीता का भी ये मुझे एग्जैक्टली श्लोक याद नहीं है, तो उसमें था एक्चुअली, मैंने उसकी पेंटिंग देखी थी किसी के अपने दोस्त के यहाँ पर, उसके यहाँ लगी थी एक महाभारत की जिसमें वो रथ के ऊपर एक लिखी हुई थी, और एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने वो इमेज देखी थी महाभारत की भगवत गीता का, उसमें पूरा श्लोक लिखा हुआ था। ठीक है, रामायण इज अबाउट राम, रामायण जो कहानी है वो राम के ऊपर है। राम कौन थे? राम जो थे वो एक कौसाला एक जगह थी, वहाँ के वो प्रिंस थे, और जिनको जो है वो हु वाज सेंड इनटू एग्जाइल, जिनको एक तरीके से कह दिया जाए वनवास के लिए कह दिया गया था कि आप 14 साल का वनवास काट के आइए। बखूबी पता होती है, आप सबको पता होगी। उनकी जो वाइफ थी सीता, उनका हरण कर लिया था लंका के राजा ने जिसका नाम था रावण, और राम ने जो था वो उनसे युद्ध करके सीता माँ को जो है वो वापस ले लिया था। वो जीते थे, युद्ध जीतने के बाद जो थे वो अयोध्या लौटे थे, जो कि कैपिटल थी कौसाला की। अयोध्या जो है वो कैपिटल है कौसाला की। ठीक है, तो वो वापस वहाँ पर लौटे थे, जब जिसको हम लोग बाकी सब जो लोग हैं वो दिवाली के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। आफ्टर हिज विक्ट्री के बाद वो वापस लौटे थे। ठीक है, जैसे कि महाभारत वॉज एन ओल्ड स्टोरी है दैट वाज नाउ रिटन डाउन, जिसको लिखा गया था, तो वाल्मीकि इज रिकग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण। ठीक है, जैसे कि महाभारत को लिखा था, महाभारत को पुराना को कंपाइल किसने किया था? व्यास जी ने। वैसे ही वाल्मीकि का संस्कृत में ट्रांसलेशन किया था, वाल्मीकि ने संस्कृत में ट्रांसलेशन किया था रामायण का। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कई सारे वर्जन्स आपको देखने को मिलेंगे महाभारत के और रामायण के, जो कि अलग अलग सब कॉन्टिनेंट में पॉपुलर हैं। ठीक है, तो इनके महाभारत के और रामायण का जो वर्जन्स है ना, वो अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग तरीके से दिखाए जाते हैं। ठीक है, हर एक का अपना एक अलग परसेप्शन है, सब कॉन्टिनेंट में उसे सेलिब्रेट करते हैं। कहीं किसी कॉन्टिनेंट में जो है वो उसको अलग तरीके से डिपिक्ट करते हैं, उसको अलग वर्जन से प्रेजेंट करते हैं। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर जो गाने आते हैं ना, गानों का एक अलग अलग वर्जन होता है, एक हिप हॉप का वर्जन आ जाएगा, एक रिमिक्स वर्जन हो जाता है, एक अलग तरीके का कुछ वर्जन हो जाता है। वैसे ही वर्जन बनाए हुए हैं इसके महाभारत के और रामायण के अलग अलग सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, अच्छा आगे हम बात करें तो जो स्टोरीज हैं वो ऑर्डिनरी लोगों ने भी लिखी थी। ये तो फेमस वाले हो गए, वेद व्यास जी हो गए, वाल्मीकि जी हो गए, कालिदास जी हो गए और इलांगो भी हो गए। ये तो कुछ प्रोमिनेंट थे। कुछ ऑर्डिनरी थे, वो भी कहानियाँ लिखा करते थे। अब उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि कुछ ऑर्डिनरी पीपल्स भी थे जो स्टोरियाँ लिखा करते थे, कविताओं को कंपोज करा करते थे, गाने कंपोज करते थे और गाते भी थे, डांस भी करते थे और प्ले भी परफॉर्म करा करते थे। ये ऑर्डिनरी लोगों के काम थे। सम ऑफ दीज आर प्रिजर्व इन कलेक्शंस ऑफ स्टोरीज, कुछ जो हैं वो प्रिजर्व कर ली गई हैं कहानी के तौर पर, जो हम सुनते हैं कहानी है। जैसे कि जटाकास,
या पंचतंत्र की हम बात अगर करें सॉरी, तो जटाकाश और पंचतंत्र, ये बखूबी हम पंचतंत्र, विष्णु शर्मा जी की बहुत सी रोचक कहानियां हमने पंचतंत्र में पढ़ी हैं जब हम छोटी क्लासेस में थे, आज भी चलती हैं। तो ये उनके ऊपर कहानियां थी, वो भी उन्होंने भी कहानी लिखी गई थी जो कि रिटन डाउन लिखी गई बाद में। स्टोरीज जो कि जटाकाश से मिलती हैं वर ऑफन शोन इन रेलिंग्स ऑफ स्तूपास एंड इन पेंटिंग्स एंड प्लेस सच एज अजंता। अजंता में जो पेंटिंग्स हैं और जो स्तूपास की जो रेलिंग्स हैं उसके ऊपर जटाकाश की जो स्टोरियां हैं वो डिपिक्ट करी गई हैं। ठीक है, स्तूपास की रेलिंग्स के ऊपर उनका पिक्चराइजेशन करके उस कहानी को पूरे तरीके से वर्णित करा गया है रेलिंग्स के ऊपर। ठीक है, ऐसी ही एक स्टोरी हम अभी आगे पढ़ेंगे, देख लेते हैं भैया। एक मंकी किंग की कहानी है। मंकी किंग की क्या कहानी है? एक जो है वो एक टाइम था, एक ग्रेट किंग मंकी किंग हुआ करता था जो गंगा किनारे रहा करता था हिमालयाज में। उसके 80,000 फॉलोअर्स थे। उसका जो पसंद मतलब वो उनका खाने पीना, मंकी किंग का जो खाना पीना होता था वो बेसिकली एक स्पेशल मैंगो ट्री, यानी कि कहा जाए तो वो आम को खाया पिया करते थे। आम को खाया ही करते थे, पिया तो नहीं, खाया करते थे। बंदर मैंगो आम खाता ही है। ठीक है, काफ़ी स्वीट थे। एक दिन जो यहाँ पर कह रहे हैं जो प्लेन्स में ग्रो नहीं होते थे, वो एक्सिक्यूट स्क्वाड के मतलब एक अच्छी वैरायटी के आम थे जो इन प्लेन्स जगहों पर ग्रो नहीं हुआ करते थे। एक दिन एक कच्चा आम जो है वो नदी में गिर गया और बहता बहता जो है वो वाराणसी पहुंच गया। वाराणसी की उसी तट पर जो है वो राजा जो है वो उस नदी में नहा रहा था और उसने वो आम को देखा और टेस्ट करा, और टेस्ट करने के बाद उसने अपने लोगों से कहा कि जाओ उस जंगल में और पता करो कि ये आम का पेड़ कहाँ पर है, ये आम कहाँ से आए हैं उन हिमालयस में। वो ढूंढते 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 हिमालयस पहुंच गए, हिमालयस के रीजन में पहुंच गए। तो वहां पर किंग और जो उसके कोर्टियर्स थे हैड देयर फिल ऑफ मैंगोज, भरमार उनको दिखी मैंगो की। एक रात की बात है, किंग ने डिस्कवर करा कि मंकीज जो हैं वो उस फ्रूट को जो है वो फीस्ट कर रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। वो पहले ही खाते थे क्योंकि मंकी किंग वहां पर उस रीजन की बात कर रहे थे, मंकी किंग उस गंगा किनारे की बात कर रहे थे हिमालयाज में। तो वहां पर उनका भोजन क्या था? मंकियों का वो आम था, तो वो खाया करते थे। तो किंग ने डिसाइड करा कि भाई मैं इनको मार दूंगा। ठीक है, हालांकि जो किंग जो था ऑफ मंकी का, जो मतलब जो मंकी किंग था, उसने पूरे अपना जो है वो प्लान बना रखा था कि वो अपने फॉलोअर्स को बचाएगा जैसे तैसे करके, क्योंकि उसे पता चल गया था कि भाई हमला हो सकता है, किंग हमें मार देगा। तो उसने क्या करा, उसने मैंगो की जो ब्रांचेस थी उनको तोड़ दिया और उनको तोड़ने के बाद उसने एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट करा, और ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसने अपने सारे फॉलोअर्स को जो है वो उस ब्रिज के दूसरे एंड पर जो है वो सबको अपने सारे फॉलोअर्स को पहुंचा दिया। ऐसा करने में जो है वो बिल्कुल जो है वो एग्जॉस्ट हो गया, उसकी सारी जो मेहनत थी उसमें वो बिल्कुल थक गया और थक हार के बेचारा वो मंकी किंग मर गया। मंकी किंग का मतलब एक तरीके से जो बंदरों में सरदार होता है, नहीं बंदरों में जो राजा कहा जाएगा, वो मंकी किंग वो मर गया। उसके बाद राजा ने देखा, यानी ह्यूमन किंग ने ये देखा सारी चीज़ें और उसने कोशिश करी, एक पूरी भरपूर कोशिश करी, हालांकि वो अनसक्सेसफुल रहा कि उस मंकी को दोबारा जीवित कर पाए। लेकिन जब वो मर गया तो किंग ने जो है बड़ा ही शोक व्यक्त किया उसकी डेथ पर और उसे फुल रिस्पेक्ट दी। ठीक है, तो ये स्टोरी जो है वो बताती है, इस शोन है, ये स्टोरी जो है वो एक पीस ऑफ स्कल्पचर पर जो है वो बताई गई है फ्रॉम अ स्तूप ऑफ भरूच इन सेंट्रल इंडिया में। जो स्तूप बना हुआ है उसमें ये कहानी जो है वो दर्ज करी गई है, उसका पिक्चराइजेशन करा गया है। ठीक है, ऐसे ही कैन यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच पार्ट ऑफ द स्टोरी आर शोन इन द स्कल्पचर्स में कौन सी पार्ट ऑफ स्टोरी दिखाया गया है। आपको यहाँ पर एक ये इमेज भी आपको इसी मंकी किंग की स्टोरी की यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा टॉपिक और हमारा बचा हुआ है कि कुछ किताबें हमें देखने को मिलती हैं विज्ञान के ऊपर, कुछ विज्ञान के ऊपर किताबें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। क्या कह रहे हैं कि एक टाइम था यहाँ पर कि आर्यभट्ट जो कि एक मैथमेटिशियन या कहीं गणितज्ञ और खगोल शास्त्री एस्ट्रोनॉमर, आर्यभट्ट हमारे बहुत बड़े जो है मैथमेटिशियन गणितज्ञ और एस्ट्रोनॉमर गुजरे हैं, जिन्होंने जो है किताब लिखी थी संस्कृत में जिसका नाम था आर्यभट्टियम नाम की उन्होंने एक संस्कृत में किताब लिखी थी। उन्होंने स्टेट करा था कि दिन और रात के होने का जो कारण है वो है अर्थ का अपनी एक्सिस पर रोटेशन करना। ये हम जो ज्योग्राफी में पढ़े हैं, ज्योग्राफी मैंने कवर भी किया है। इवन दो इट सीम्स एज इफ द सन इज राइजिंग एंड सेटिंग एवरी डे, यानी दिन और रात होता है और उसी में आप ये भी देखते हैं कि सन राइज हो रहा है और सन जो है वो उग भी रहा है और सेट डाउन भी हो रहा है। तो उन्होंने जो है वो डेवलप करा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर एक्लिप्स एज वेल। उन्होंने एक्लिप्स का जो बेसिकली जो हम एक्लिप्स समझते हैं ना कि अपनी एक पर्टिकुलर पाथ पर जो है वो रिवोल्यूशन जो करती है अर्थ, उस
एक्लिप्स को भी उन्होंने जो है वो साइंटिफिक तरीके से डेवलप करा। उन्होंने एक तरीका बताया, ही ऑल्सो फाउंड अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल का जो हम सर्कमफेरेंस निकालते हैं उसका फॉर्मूला आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर्कल के सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला भी जो है वो इन्होंने ही दिया, आर्यभट्ट ने ही दिया, जो कि नियरली एक्यूरेट होता है और उसको आज हम एज अ फॉर्मूला यूज करते हैं। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्ता और भास्कराचार्य, ये भी कुछ जो है वो मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स गुजरे हैं और जिन्होंने सेवरल डिस्कवरीज करी हैं। ट्राई एंड फाइंड आउट मोर अबाउट देम, इनके बारे में आप फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहे हैं, इसके बाद भाई जीरो की बात कर लें, शून्य की बात कर लें। While numerals had been used in earlier mathematicians in India, now invented a special symbol for zero। यानी जो न्यूमरल्स तो बहुत पहले से ही हम यूज़ करते चले आ रहे हैं, न्यूमरल्स यानी कि 1 2 3 4 5 जो मैथमेटिक्स में हम हमेशा यूज़ करते हैं, लेकिन इंडिया ने जो है वो एक स्पेशल सिंबल जो है वो इन्वेंट किया जिसका नाम दिया ज़ीरो, शून्य। ये सिस्टम जो है वो अडॉप्ट करा बाद में अरब्स ने और उसके बाद ये यूरोप में स्प्रेड हो गया और उसके बाद ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्री में स्प्रेड हो गया। रोमन्स जो हैं वो आज भी जीरो का इस्तेमाल नहीं करते हैं अपने काउंटिंग सिस्टम में, बिना जीरो के वो अपनी सारी कैलकुलेशन, क्योंकि रोमन्स में क्या है, आप लिखते हैं 1 लिखेंगे तो आप 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, 4 लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे, 5 लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे। तो इस तरीके से वो रोमन्स में लिखते हैं, तो यहाँ पर जीरो का कंसेप्ट है ही नहीं। तो इसलिए आज भी जो रोमन्स की जो कैलकुलेशंस होती है वो बिना जीरो के होती है। ठीक है, आयुर्वेदा के बारे में अगर हम बात कर लें तो आयुर्वेदा जो है एक वेल नोन सिस्टम ऑफ हेल्थ साइंस का, बखूबी जानते हैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ सब चलती हैं जड़ी बूटियों टाइप की। ये आयुर्वेदिक जो है वो हेल्थ साइंस से जुड़ी हुई है, जो डेवलप हुई थी एंशिएंट इंडिया में। 2 फेमस प्रैक्टिशनर्स का नाम हम सुनते हैं, एक का नाम था इंडिया के चरक जो कि 1st और 2nd सेंचुरीज में हमें मिलते हैं, और दूसरे हैं सुश्रुत जो कि 4th सेंचुरी कॉमन एरा में मिलते हैं हमें। आयुर्वेदा के 2 फेमस प्रैक्टिशनर हैं, एक का नाम है चरक और दूसरे का नाम है सुश्रुत। ठीक है, चरक संहिता जो थी वो लिखी थी चरक ने, एक रिमार्केबल बुक है मेडिसिन के ऊपर, औषधि के ऊपर जो है वो मेडिसिन के ऊपर ये किताब लिखी गई है चरक संहिता, जिसको लिखा है चरक ने, एक रिमार्केबल बुक है। ठीक है, अपने ट्रेटाइज में, ट्रेटाइज का मतलब एक तरीके से जो पूरी इन्होंने बुक लिखी है ना उसको ये कह रहे हैं कि ट्रेटाइज बेसिकली एक निबंध कहते हैं। निबंध क्या होता है, एक लंबा चौड़ा एक पूरा एक लंबा चौड़ा एक तरीके का निबंध होता है जिसमें बहुत सी चीज़ें जिक्र करी गई होती हैं, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ऑल दैट, भूमिका और मेन पार्ट चीज़ें। तो वो पूरा अपना उन्होंने जो है वो सुश्रुत संहिता है, जो सुश्रुत संहिता जो है वो बताती है सारा का सारा एलैबोरेट सर्जिकल प्रोसीजर्स। बेसिकली सुश्रुत संहिता जो है वो सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में बताती है, और जबकि जो चरक संहिता है वो मेडिसिन के बारे में बताएंगे, दवाइयों के बारे में बताती हैं, और सर्जिकल ऑपरेशंस के लिए जो है वो बताती है सुश्रुत संहिता। ठीक है, तो ये हमारा आयुर्वेदिक के बारे में यहाँ पर हो गया। कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर दे रखे हैं, स्तूपा, टेम्पल पेंटिंग, एपिक स्टोरी, पुराना और साइंस, मैथमेटिक्स, इनके बारे में ये कुछ दे रखे हैं कीवर्ड्स। इनको हमने चैप्टर में डिस्कस भी किया हुआ है। ठीक है, चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। मंडपा के बारे में आपको बताना है, एक हॉल के बारे में जहाँ पे लोग बैठ के ओकेजन और फंक्शंस के ऑब्जर्व करते थे, देखा करते थे। ठीक है, चैप्टर हमारा यहाँ पे हो गया है खत्म। यहाँ से शुरू हो जाती हैं कुछ एक्सरसाइजेज जिनको आपके लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा तभी। कुछ इंपॉर्टेंस दे रखी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी हैं, इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर भी कुछ एक्सरसाइजेज दे रखी हैं, इन एक्सरसाइज को आप करिएगा ताकि कंसेप्ट आपका और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। इन डेट्स को भी आप एक बार नज़र कर लीजिएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इन डेट को यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, इनको आप यहाँ पर ज़रूर देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो भी हमने पीछे चैप्टर्स में पढ़ी हैं, उनमें से कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बल्कि चैप्टर हमारा यहाँ पर जो है वो एक एंड हो गया है। ये हमारी हिस्ट्री की बुक कंप्लीट हो चुकी है, और जो भी हमने इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ी हैं ये उन्हीं का पूरा एक कंपाइल्ड फॉर्मेट है, आपको दे रखा है। इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इसमें। ठीक है, वीडियो हम यहीं पर अपना ख़त्म करते हैं। एक मैप भी यहाँ पर दे रखा है लास्ट में चैप्टर के, इस मैप को अभी आप जरूर देखिएगा। पूरा पॉलिटिकल मैप दे रखा है इंडिया का। इसमें हम अमरावती को अगर देखना चाहें तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर है, यहीं पर कहीं अमरावती इसमें कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगी। आंध्र प्रदेश की जो कि कैपिटल है अमरावती, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। महाबलीपुरम की बात करेंगे तो यहीं पर आपको महाबलीपुरम, इस जगह पे महाबलीपुरम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा मैप पॉलिटिकल मैप है, फिजिकल मैप आपको सब कुछ बता दिया है। ज्योग्राफी में हिस्ट्री हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इनकी हर एक बुक्स की जो है वो प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें सारे चैप्टर्स जो हैं वो कम्प्लीटेड हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप
वीडियो को एंजॉय किए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी क्लास 7 की नई बुक्स के साथ, फिर से सोशल स्टडीज़ की, हिस्ट्री की और पॉलिटिकल साइंस की। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।